सबको मेरा हार्दिक नमस्कार और नमस्कार के साथ एक भावपूर्ण धन्यवाद। इतना प्यार, इतना जो आपने तालियों की गड़गड़ाहट से जो मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा स्वागत किया, वाकई दिल को छू लेने वाला है। मैं श्री घनश्याम जी तिवारी जी, श्री सुभाष जी महरिया जी, श्री सुरेश जी मिश्रा अर्जुन अवार्ड वॉलीबॉल, श्री जगदीश जी पारिक आदरणीय पद्मश्री अवार्डी, श्री सुनाराम जी पद्मश्री अवार्डी, श्री सोहन लाल निठारवाल जो IAS है और इस स्कूल के पूर्व विद्यार्थी हैं, श्री हुक्मी चंद RAS। मुझे पता लगा है कि वो पहले स्टूडेंट थे और जब उनकी पढ़ाई शंकर लाल जी ने यहाँ शुरू करवाई थी तो एक आश्वासन दिया था कि इस बच्चे को एक बहुत ब्राइट फ्यूचर देंगे, और आज वो खुद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन के यहाँ हमारे बीच है। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत नमस्ते। श्री बुद्धराम जी, वो भी RTS हैं और यहाँ के पूर्व विद्यार्थी हैं। साथ ही मंच पर बैठे सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी अतिथि, प्यारे बच्चों, शिक्षकगण और सबके अभिभावक। एक ऐसा स्कूल जो सर्वप्रथम अपने माता पिता को इज्जत देना सिखाता है। मुझे पता लगा था शंकरलाल बगड़िया जी का जो प्रेम है उनके माता पिता के लिए। आई थिंक अगर इस युग का श्रवण कुमार कहें उन्हें तो गलत नहीं होगा। एक ऐसा युग जिसमें यहाँ के बच्चों को एक शिक्षा दी जा रही है कि जो हमारे सबसे प्रथम गुरु हैं वो माता पिता हैं। शिक्षालय में आकर हम शिक्षा लेते हैं, लेकिन जब आँख खोलते हैं, जन्म लेते हैं, तो सबसे पहले गुरु माता पिता बनते हैं। और मुझे खुशी है कि आज मैं भी अपनी गुरु, अपनी माता जी के साथ ऐसी जगह आई हूँ जहाँ पे माता पिता को इतना नमन दिया जाता है, क्योंकि ये आधुनिक युग होता जा रहा है। आजकल के बच्चे कहते हैं मॉम रिलैक्स, मॉम चिल, गिव मी माय स्पेस। मॉम आपको कुछ नहीं आता, डैड मॉम यू आर एंटीक, यू डोंट नो एनीथिंग। ऐसे अक्सर शब्द आज के बच्चों के मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन मैं आपको फिर इस मंच से याद दिलाऊं, एक बात आपके एक्स स्टूडेंट ने कही थी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बुलाए। तो गुरु की जो महिमा है उसका एक और वचन मैं कहती हूं, जो मैं अक्सर अपने माँ बाप को कहना चाहती हूं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं सब बन राय। मतलब सब धरती का मैं कागज बना लूं और सब वन की जितनी भी लकड़ी है उसकी मैं कलम बना लूं, 7 समुद्र की मसी करूं, 7 समुद्र को मैं इंक में कन्वर्ट कर लूं। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो ऐसा है गुणवान शिक्षा की संस्था का, शिक्षा से जुड़े लोगों का, माँ बाप का, और खुशी है कि ऐसे ही एक शिक्षा के संस्थान में मुझे बुलाया गया, न्योता दिया गया, एक ऐसी भूमि में जहाँ पे शिक्षा का इतना प्रचलन। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी बड़ों का जो यहाँ पर शिक्षा का प्रचलन कर रहे हैं, और इस बेल्ट का, इस एरिया का जिस तरीके से शिक्षा के वर्ग में बढ़ावा हो रहा है वो वाकई बहुत प्रशंसनीय है। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ से। और नवजीवन स्कूल जिसके नाम में ही एक जीवन का अंश है, वो भी नए जीवन का, वो आज यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है कि पैंडेमिक के समय से जो बच्चे घर बैठे थे आज साक्षात यहाँ पर आए हैं, मिले हैं। आप सब बच्चों की एक और बात मुझे दिल को छू गई। मैं बहुत स्कूलों में जाती हूँ, लेकिन जो अपनापन
जो संस्कार आपने यहाँ प्रदर्शित किया वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि परफॉर्म कोई भी कर रहा हो, आपकी एक लड़की ने गाना गाया, छोटे बच्चों ने डांस किया, बड़े स्कूल के बच्चों ने भंगड़ा किया, एक शिक्षक ने भी अपने बच्चे के लिए गाना गाया। आपने हर एक का हौसला, हर एक का स्वागत इतनी जोर से किया। आप जुड़े हुए हो इस मंच से, आपके अंदर वो जुड़ाव है, अपनापन है, और यही आपको वो गर्व देता है कि आप इस स्कूल के छात्र हो और आप वाकई बहुत अच्छा करोगे आगे चल के, क्योंकि आपके अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मौजूद हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं गुरुजन भी, शंकर लाल जी भी और आप सभी भी, क्योंकि ये ऐसा अपनापन, ऐसा जुड़ाव बहुत कम आजकल की दुनिया में देखने को मिलता है। मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, अंग्रेजियत के नाम पे हम लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन आपके संस्कार जीवित हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अक्सर बुलाया जाता है ये कह के कि आप प्रेरणा दीजिए। प्रेरणा के नाम पे मेरे पास सिर्फ अपना जीवन है। बचपन में पहली बार ट्यूमर हुआ, बहुत ज्यादा बीमार हुई और खेलना वेलना बंद हो गया। बड़ा भाई है मेरा, 1 वर्ष मेरे से बड़े हैं, और मैं अक्सर उन्हीं के साथ खेला करती थी, लड़कों के साथ खेला करती थी। तो कईयों ने ये कह दिया कि अच्छा है, अब लड़कियों की तरह बिहेव कर रही है, घर में बैठी तो है, गुड़ियों से खेल रही है। मेरे गुरु, मेरे पिता आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं राजस्थान की बेटी हूं, इसी मिट्टी में मैं पली बड़ी हुई हूं। वो नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे पता है वो ऊपर से बहुत देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि इसी मिट्टी की बेटी आज इसी मिट्टी में लौटी है। आप सबसे बात कर रही हूँ। कोटा कहें, नसीराबाद कहें, अजमेर कहें, इन्हीं शहरों में मेरी एजुकेशन हुई है। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, मेरी बेटी खेलने कूदने वाली बिटिया है, बाहर जाने वाली बिटिया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने खेलों को, पैशन को, हॉबीज को कभी जेंडर नहीं दिया कि ये लड़कों के खेल है, ये लड़कियों के खेल है। अगर उन्होंने ऐसा सोच लिया होता कि हाँ लड़की है, केवल गुड़ियों से खेलेगी, तो शायद मेरी बीमारी पकड़ में नहीं आती और मैं आज जीवित नहीं होती। तो उनकी वो जो पहचान थी कि नहीं, मेरी बिटिया को खेलना पसंद है, तो ये बिटिया खेल नहीं रही है, मतलब कुछ गड़बड़ है। और उन्होंने कई अस्पतालों में चक्कर काटे, मुझे याद है, बहुत धक्के खाए, पूरे देश के अलग अलग अस्पतालों में लेके गए। फाइनली पुणे हॉस्पिटल में उन्होंने एक कंपैशनेट ग्राउंड पोस्टिंग लेके, आर्मी से हैं मेरे फादर, और एक और नमन इस भूमि को, क्योंकि जितने भी वीर मैंने सुने हैं, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे दूसरी लड़ाई हो, वो इस शेखावटी एरिया के हैं और इस भूमि के हैं। मैं एक फौजी की बेटी हूं, एक फौजी की बहू हूं, एक फौजी की बीवी हूं और एक फौजी की बहन हूं। तो मेरे लिए और भी सम्मान की बात है कि मैं आज यहां हूं। जब पिताजी मुझे उस अस्पताल में भर्ती कराया, और वो शायद हमारे जीवन का पहला लॉकडाउन था, क्योंकि उस 1-1.5 साल में मेरी कंडीशन बिगड़ती चली गई और डॉक्टर्स केवल ज्यादा तकनीकी तब नहीं थी, MRI नहीं थी, CT स्कैन नहीं थे, तो कुछ ज्यादा पता नहीं चल पा रहा था कि शरीर के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन वो 1 साल हमारे परिवार का एक लॉकडाउन था, जिसमें माता ने केवल अस्पताल और घर के चक्कर काटने के अलावा कुछ नहीं किया। पड़ोसी तैयार होते थे, पार्टीज में जाते थे, कपड़े पहनते थे, दिवाली मनाते थे, लेकिन उस 1.5-2 साल की हर दिवाली, हर होली, हर त्योहार केवल माँ का अस्पताल में आने जाने में गुजरा। पिताजी सुबह ट्रेनिंग में जाते थे, दफ्तर जाते थे, वहीं से कपड़े लेकर आते थे, शाम को अपने PT गेम्स में जाते थे, फिर बैठ के पढ़ाई कराते थे। लेकिन वो 3-4 साल जो मैं अस्पताल में पड़ी रही, फिर आगे चल के डॉक्टरों को मेरी तकलीफ का शायद पता लगा, मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मुझे दोबारा चलना सिखाने के प्रयत्न करने लगे। कहने को वो वक्त बहुत मुश्किल वक्त था। कई बार माँ को उस अस्पताल के कमरे के कोने में रोते हुए देखा, और बाद में बड़े होके पता चला कि क्यों रोती थी, क्योंकि आने जाने वाले लोग ये कह जाते थे, अरे
लड़की जात है, कहाँ लाश को लेके घूमोगे, वैसे भी छोरियां तो भगवानों की मरा करे। और माँ को बुरा लगता था कि मेरे अंश को, मेरी बेटी को लोग ऐसे क्यों बोझा बोल के चले जाते हैं। गर्व है ऐसी माँ पे जिसने अपनी बेटी को कभी बोझा नहीं समझा। लेकिन उस वक्त ने मुझे पूरे जीवन के लिए तैयार किया, वो मुश्किल ने मुझे पूरे जीवन के लिए तैयार किया। एक तो 5-6 साल की बच्ची ने ये सीख लिया कि लगातार मेहनत करना, किसी को संभालना, टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, क्योंकि घड़ी देख के चलना पड़ता था। डॉक्टर का राउंड इस वक्त होगा, बेटी को दवाई इस वक्त देनी है, भैया को स्कूल इस वक्त छोड़ना है, पापा को दफ्तर इस वक्त पहुंचना है, सब कुछ घड़ी पे चलता था। और मैं आपको इस अपने जीवन से एक शिक्षा फिर कहना देना चाहूंगी कि जो बच्चा समय की कदर करना सीख जाता है, पंक्चुअलिटी सीख जाता है, टाइम मैनेजमेंट सीख जाता है, वो वैसे ही आधी अपनी सपनों को आधा वैसे ही जीत लेता है। तो मैंने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। दूसरा लेसन जो मैंने सीखा, पुश योर ओन लिमिट्स, क्योंकि जब मुझे चलाने लगे वो मेरे को कैलिपर बांधे जाते थे, ब्रेस बांधे जाते थे, मेरे को रस्सी का एक वो झूला टाइप होता था, उसमें बांध के खड़ा करते थे, और फिर मुझे बेल्ट वगैरह लगाई जाती थी, लोहे के कैलिपर थे। जब मैं खड़ी होती थी और वो स्ट्रैप्स बांधे जाते थे तो काफी छाले पड़ जाते थे, ब्लिस्टर्स आ जाते थे, प्रिकली हो जाती थी, और एक्सरसाइज कराने के लिए दोबारा उन्हीं स्थान पे फिर से वो बांधना पड़ता था। तो बहुत रोना आता था क्योंकि छालों में से खून रिसने लग जाता था, और उस पर जब जोर पड़ता था खड़े होने के लिए तो तकलीफ होती थी। तब पिता ने एक बात सिखाई कि जब जब तुम थोड़ी सी तकलीफ सहने के लिए तैयार हो जाओगी, मन पक्का कर लोगी और नजर अपने बड़े गोल पे रखोगी, तुम जीतोगी। क्योंकि जब तुम्हारा आज की डेट में जो गोल है वो दोबारा चलने का है, ये थोड़ी सी तकलीफ सह लोगी तो चल पाओगी। वहां से मैंने जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन सीखा कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, थोड़ी सी तकलीफ अगर हम सहने योग्य हो जाते हैं और नजर केवल अपने उस टारगेट पे, अपने गोल पे रखते हैं तो जरूर हम जीतते हैं। दूसरा लेसन जो मैंने सीखा कि मैं आज अगर 2 कदम चलूंगी तो कल 4 चलने लायक हो जाऊंगी। आज अगर मैं 10 मिनट खड़ी रहने की प्रैक्टिस करूंगी तो कल मैं 20 मिनट खड़ी हो जाऊंगी। तो खुद की लिमिट्स को खुद ही पुश करना सीखा, और ये जो रेज द बार, अपने आप का एक बेहतर वर्जन हर दिन बनाना, ये ही एक कारण है। लोग पूछते हैं क्यों जीतती चली गई, आपने एक मेडल जीता, फिर दूसरा जीता, फिर तीसरा जीता, ये कैसे कर लेते हो? कभी मोटरसाइकिल चला लेते हो, कभी नदी को तैर के पार कर लेते हो, कैसे कर लेते हो? क्योंकि बचपन में सीखा था कि कैसे अपने ही बार को बार बार रेज करना है, उस बीमारी ने सिखाया था। उसके बाद मैं चल पड़ी, और जब चल पड़ी तो वापस स्कूल में आई, खेली, दौड़ी। और स्कूल के जीवन में अगर शायद मैं तब नहीं खेली होती, या खेलों से प्यार नहीं हुआ होता, या मैंने अपनी एजुकेशन को वैल्यूज के लिए नहीं सीखा होता। 5वीं क्लास में कविता सीखी थी सीबीएसई सिलेबस में, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम डरो नहीं, धीर तुम डटो। तो 5वीं क्लास में ये सिखा दिया जाता है कि हमें कैसे डर का सामना करना है, तकलीफ की सामना करना है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई में वैल्यूज अर्जन करेंगे और केवल मार्क्स को नहीं देखेंगे, सब्जेक्ट का जो वैल्यू है उसको अर्जित करेंगे, तो आप जरूर जिंदगी की हर जंग के लिए तैयार होकर बाहर निकलेंगे। तो स्कूल के बाद मैं कॉलेज गई, कॉलेज के बाद मेरा विवाह हुआ। विवाह होने के बाद मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी 2 बेटियां हुई, और 30 वर्ष की आयु में मेरे ट्यूमर्स वापस आए। और जब वो वापस आए तो वो वैसा वक्त था कि मेरे परिवार के सभी सदस्य जो फौज में थे वो कारगिल की लड़ाई में थे, और 3 जून 1999 को मेरी सर्जरी तय हुई थी। मात्र 7 दिन दिए गए थे मुझे तैयारी करने के, और साथ में ये बताया गया था
कि इस सर्जरी के बाद अगर आप जीवित रहें, क्योंकि दोबारा सर्जरी हो रही है, हो सकता है जीवित ना रहें, इन्फेक्शन फैल सकता है, ट्यूमर दोबारा आया है और इस ट्यूमर को हमने ऑपरेट करके सक्सेसफुली निकाल लिया तो आपका छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाएगा। मैं उन शब्दों के साथ चाहती तो मैं रोती, कर्ज करती, एंग्री होती, फ्रस्ट्रेट होती, लेकिन मैंने चुना कि मैं उस रास्ते को ढूंढूं जिससे मैं अपना आगे का जीवन आसान बना सकूं। मैंने डॉक्टरों से बातचीत करी, मैंने अपने कमरे में व्हीलचेयर की सुविधा बनाई, मैंने रैम्प्स बनाए, मैंने अपने घर में एक हॉस्पिटल वाला बेड रखा, मैंने वाटर जेल मैट्रेस खरीदा और इस तैयारी के साथ फिर मैं पहुंची आरएनआर हॉस्पिटल दिल्ली में, जहां पे हर घंटे एक हेलीकॉप्टर लैंड करता था और कारगिल से जो हमारे वीर जवान थे, जो धाराशायी थे, उन्हें लेकर वो हेलीकॉप्टर आया करता था। और 3 जून को जब मैं वहां पहुंची और मेरा ऑपरेशन हुआ, पहला एक ऑपरेशन हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, शरीर बॉडी जो था वो कोमा में चली गई और मेरे बार बार जो सर्जरी हुई उससे मेरे कंधों के बीच 200 टाके हुए, मेरी 7 जो डिस्क हैं, वर्टिब्रास जो हैं स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ की, वो काटी गई। और वो दिन और आज का दिन, आज 22.5 साल है, मेरा छाती का निचला हिस्सा मतलब इधर से नीचे कुछ भी काम नहीं करता है, नम है, सुन्न है। मेरे आधे ही फेफड़े सांस भरते हैं, आधे पैरालाइज्ड हैं। मेरे दोनों हाथ में एक साथ ऊपर नहीं उठा सकती क्योंकि मेरी टॉर्सो बैलेंस नहीं है। मेरे शरीर में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है और सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे शरीर में है, मेरे अंदर मल और मूत्र की शक्ति नहीं है। मतलब बाथरूम कब जाना है, कब टॉयलेट जाना है, ये पता नहीं चलता है। हर बूंद पानी की नाप के पीनी पड़ती है। कितनी देर मैं बाहर रहूंगी तो मेरा डायपर या मेरा यूरिन बैग कितनी देर यूरिन को संभाल पाएगा, मैं कहाँ पे कपड़े बदलूंगी या क्या वहां पे सुविधा होगी। तो हर बूंद पानी की नाप के पीनी। और दूसरी चीज, खाना, हर दाना मुंह में जो डालता है वो नापना पड़ता है। बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है। ज्यादा फ्रूट खा लिए, ज्यादा हरा खा लिया, पेट ढीला हो गया तो कहीं पे भी स्टूल आ सकता है, पास हो सकता है। और अगर बैलेंस ठीक से नहीं किया, कॉन्स्टिपेशन हो गया तो फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, एनीमा देना पड़ता है, बॉडी से स्टूल निकालना पड़ता है। हर 3-4 साल के अंदर मेरी MRI होती है, मेरे को दवाइयां दी जाती हैं कि ट्यूमर दोबारा ना आ जाए, क्योंकि मेरा बार बार ऑपरेशन अब नहीं हो सकता। इस शरीर के अंदर जब मैं आई तो सबने एक बार ये कह दिया कि अरे ये तो जिंदा लाश हो गई, ये तो मलमूत्र की शक्ति भी नहीं है, ये तो घर में ही रह जाएगी, अब तो इसको घर में रखना पड़ेगा, ये बच्चे कैसे पालेगी, ये अपने घर की गृहिणी कैसे बनेगी, ये तो फाइनेंशियल बहुत खर्चा बढ़ा दिया इसने, तो इससे तो भगवान इसको ऊपर ही उठा लेता। लेकिन शुक्रगुजार हूं अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की, अपनी बच्चियों की, जिन्होंने कभी मेरा हौसला नहीं तोड़ा और खुद का हौसला भी मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैंने नए तरीके से नए शरीर को सीखा और मैं सीखती चली गई और मैं जीतती चली गई। कदमों को रुकना मंजूर न था, कदमों को रुकना मंजूर न था, राहें और भी तो है, तय तो करना है तो क्यों ना हंसकर, जिंदगी एक सफर ही तो है। अब सफर उसको आप अंग्रेजी का बनाएं या हिंदी का सुहाना सफर बनाएं, या आपके हाथ में है। मैंने ये देखा कि मैं अच्छे स्कूलों में पली बड़ी हूं, मैं एक अच्छी सोसाइटी में हूं, मैं फौजी जैसे परिवार में हूं और मैं ऐसे समाज में उठती बैठती हूं जो पढ़ा लिखा समाज है। फिर एक सोच आई कि जब मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है, जब ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता, ऐसी नकारात्मकता, दिव्यांगता, दिव्यांग तो शब्द अब मिला है,
तो क्यों लोग ऐसा सोचते हैं इस शरीर के बारे में, और वहां से मैंने अपना एक मिशन बनाया, एक गोल बनाया, एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। और उसके तहत जो मुझे मिला, मुझे मोटरसाइकिल चलाने का शौक था, मैंने उसे चला दिया। हालांकि उसके लिए मुझे 19 महीने लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि लाइसेंस नहीं देते थे हम जैसे लोगों को, इंश्योरेंस नहीं मिलता था। फिर हिमालयन कार रैली करी, वहां पे गाड़ी चलाई। खेलों का करियर मेरा स्विमिंग से शुरू हुआ और मैंने 2006 36 वर्ष की आयु में मैंने स्विमिंग शुरू करी। 40 वर्ष की आयु में मैंने जैवलिन फेंकना सीखा। 42 वर्ष की आयु में मुझे अर्जुन पुरस्कार मिला। 2014 में मैंने दूसरी बार एशियाई खिताब जीता और 46 वर्ष की आयु में मैंने अपना गेम बदल के जैवलिन से शॉट पुट मैंने पैरालंपिक की तैयारी शुरू करी। और सबने कहा 46 वर्ष की आयु में ये महिला का दिमाग घूम गया है, ये ओलंपिक चैंपियन बनना चाहती है, सब रिटायर हो जाते हैं। लेकिन आपने 4 शब्द रखे हैं पीछे, जिद, जुनून, संघर्ष और सफलता। मेरा जीवन यही 4 शब्दों में है। जिद थी कि लोगों की धारणा बदलनी है। व्हीलचेयर पे बैठी पेशेंट, अपंग, अबला, उदास दीपा नहीं कहलाना है। मुझे व्हीलचेयर लिबरेटेड होना है। मुझे व्हीलचेयर पे बैठ के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, बाइकर, कार रैलिस्ट ऐसे खिताब अपने साथ जोड़ने हैं। तो ये जिद लेके जो मैंने संघर्ष किया, जो जुनून चढ़ा एक, वो जुनून को जब मेहनत से फिर 46 वर्ष की आयु में मैंने ओलंपिक का मेडल जीता। 2017 में 47 वर्ष की आयु में मुझे पद्मश्री दिया गया और 48 वर्ष 48 ईयर में मैंने फिर एक बार एशियन गेम्स की तैयारी शुरू करी। तो लोगों ने हंस के कहा कि यार ये तो बुढ़ापे में फिर चल पड़ी खेलने। और खेलने में भी मैं कहूं कि हमारा एक अजीब सा घर है। अक्सर माँ अपने बच्चों को नहलाती है, धुलाती है, डायपर पहनाती है, उसकी प्रैम में बिठाती है, पार्क में खिलाने ले जाती है, साथ में उसकी दूध की बोतल का बैग बांध लेती है। लेकिन मेरे घर में कुछ अलग होता है। मेरी बेटियां मुझे नहलाती धुलाती हैं, मुझे डायपर पहनाती हैं, मुझे मेरी प्रैम मेरी कुर्सी पे बिठाती हैं और स्टेडियम्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेरे जिम का बैग पैक करके उसमें प्रोटीन की बोतल डाल के खिलाने ले जाती हैं। और 48 वर्ष की उम्र में मैं भारत की पहली महिला बनी जिसने लगातार तीसरे एशियाई खेलों में एक नए रिकॉर्ड के साथ जैवलिन का मेडल बनाया। और 49 वर्ष की आयु में खेल रत्न से मुझे नवाजा गया। 50वें साल में खेल रत्न मिलना एक्टिव स्पोर्ट्स के लिए, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं है। आपकी लास्ट 3 साल की प्रोग्रेस देखी जाती है, आपने आखिरी 3 साल में क्या खेला है, लास्ट के करंट अचीवमेंट के लिए आपको खेल रत्न मिलता है। इट्स नॉट अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वो ध्यानचंद अवार्ड है, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अलग है। और मैं भारत की पहली खिलाड़ी बनी जिसे 49 वर्ष की आयु में खेल रत्न मिला, खेलने के लिए। तो मेरे जीवन का एक ही संदेश है, ना मैंने डिसेबिलिटी को, ना मैंने जेंडर को, ना मैंने उम्र को अपने सपनों के आड़े आने दिया। मैंने कभी सीखना बंद नहीं किया, क्योंकि मुझे हर मुकाम पे सीखना पड़ा। मुझे पॉलिसीज के बारे में सीखना पड़ा, मुझे अपनी लड़ाई के बारे में सीखना पड़ा, मुझे खेलों के बारे में सीखना पड़ा, मुझे फंडिंग के बारे में सीखना पड़ा। तो सीखते रहे। तो इसलिए बार बार कहती हूँ कि बच्चों खूब सीखो और खूब खेलो, ताकि जो हमारा नया भारत आदरणीय मोदी जी का सपना है, जो इंडिया एट 75, जो आजादी का अमृत महोत्सव का ये साल है, उस साल में जो हम सब भारतीय हैं, खासकर आप जो भारत का फ्यूचर है,
वो इस भारत को सुगम्य बनाए, स्वच्छ बनाए, फिट बनाए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। अगर मेरे किसी भी मेडल से आपको कोई भी प्रेरणा मिलती है, दे से विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे जस्ट डू इट डिफरेंटली। जब राष्ट्रगान बजता है तो मैं खड़ी नहीं हो सकती हूं, लेकिन जब मैं अपने देश के लिए मेडल जीतती हूं तो 135 करोड़ भारतीय खड़े होते हैं और राष्ट्रीय झंडा ऊपर जाता है। मैंने अपने जीवन से नई पॉलिसीज दी हैं भारत के दिव्यांग खेलों को, मैं उसमें कार्यरत रही, मैंने उसे बनवाया। मैंने 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल दिए अपने भारत को। आप जब बड़े हों या आज जब आप अपने जीवन की तैयारी कर रहे हो तो हमेशा ये सोचना कि मैं मुड़ के अपने भारत को क्या दे सकता हूं या दे सकती हूं। ऐसी सोच रखिएगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। हर परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को संभालिएगा। पेंडेमिक ने ये हमें सिखाया है। मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना कि खिचड़ी जब रसोई में बनती है तो रोगी को निरोगी कर देती है, लेकिन किसी भी प्रकार की खिचड़ी अगर दिमाग में और सोच में बनती है तो अच्छे भले निरोगी को रोगी बना देती है। तो बिल्कुल खिचड़ी मत बनने दीजिए अपनी सोच में। हमेशा हर तकलीफ का निवारण ढूंढिए। बिकम अ सॉल्यूशन फाइंडिंग पर्सन। आजकल सोशल मीडिया पे मैंने देखा है हर कोई एडवाइजर बन गया है, बस हर कोई प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करता रहता है। मैं ट्विटर पे जाती हूँ, सोशल मीडिया पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ 99% प्रॉब्लम्स लिखते हैं लोग, 1% भी मुश्किल से सॉल्यूशन की तरफ कोई जाता है। निवारण ढूंढिए, हल का हिस्सा बनिए, पॉजिटिव सोच रखिए। और इसी में मैं अंत में अपनी ही शब्द की एक कविता कहूंगी कि जब जब मेरे पे तकलीफ आई, ऊपर वाले से मैंने कभी ये नहीं कहा कि तूने ये क्यों दिया, मैंने हमेशा उसका एक सॉल्यूशन निकाल के ये कहा कि कोई नहीं, आपने ये स्थिति दी, मैं स्थिति का ये निवारण निकालूंगी। अपने ही शब्दों की एक कविता है कि जिंदगी तुमने युद्ध बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने युद्ध बनाकर दी तो क्या, हार मान हथियार डाल दूंगी, मैं तो वीरांगना हूं, डटकर लड़कर जीत का संग कर लूंगी। जिंदगी जिंदगी तुमने रेत बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने रेत बनाकर दी तो क्या, इसे इस मुट्ठी में से फिसलने दूंगी, अपने आंसुओं से गूंद कर गागर बना पुनः खुशियों से भर लूंगी। जिंदगी तुमने जहर बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने जहर बनाकर दी तो क्या, इसे अपने प्राणों को हरने दूंगी, मैं तो मीरा हूं, भक्ति की शक्ति से घूंट भरकर बेअसर कर दूंगी। जिंदगी तुमने तूफान बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने तूफान बनाकर दी तो क्या, अपनी नैया को भव सागर में डूबने दूंगी, मैं तो वो मांझी हूं जो तिनके का सहारा भी ढूंढ लूंगी। जिंदगी तुमने लंगड़ी बनाकर दी तो क्या, जिंदगी तुमने लंगड़ी बनाकर दी तो क्या, इसे इस कुर्सी पर घिसटने दूंगी, मैं तो हिम्मत हूं अपने दृढ़ निश्चय से पुनः बिन सहारे के चल दूंगी। ऐसा ही कुछ अपना सोच रखिए, सकारात्मक रहिए, फिट रहिए, खेलिए। और सभी बच्चों से निवेदन है कि जैसे आज यहाँ रैंप बने हैं, जैसे स्कूल ने मुझे इतना वेलकम किया है, वैसे अपनी सोच को भी इंक्लूसिव रखिए। अपनी सोच में जब आप हर व्यक्ति के लिए एक रिस्पेक्ट रखेंगे और उसको कमजोर नहीं समझेंगे, तब आप खुद ताकतवर बनेंगे। दूसरे को नीचे दिखाने से कोई ताकतवर नहीं बनता। दूसरे की सहायता करने से, दूसरे को सम्मान देने से, दूसरे को अवसर देने से
और वापस समाज के लिए कुछ करने से आप ताकतवर और महान बनेंगे। और जरूर किसी ना किसी की मदद करिए। और जितने भी बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा 50 साल के हैं, कौन कौन है 50 साल तक के मम्मी पापा? सबके ही होंगे मुझे लगता है। उनको घर जाके बोलना कि मम्मी पापा 50 साल में ओलंपिक खेलने जाती है एक मैडम, तो सब कल से खेलेंगे, ठीक है? सब फिट रहेंगे। और अंत में बहुत ध्यान से सुनना, ईश्वर पे अगर भरोसा है, ईश्वर पे अगर भरोसा है तो जो किस्मत में लिखा है वो पाओगे। ईश्वर पे अगर भरोसा है, ये ईश्वर की नगरी है, सालासर बालाजी हैं, खाटू श्याम जी हैं, ये पूरा रिलीजियस, मैं खुद दर्शन कर कर आई हूँ, मुझे बहुत यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत अंदर से शांति मिलती है। तो आज इस भूमि में हम ईश्वर की बात करते हैं कि ईश्वर पे अगर भरोसा है तो जो किस्मत में लिखा है वो पाओगे, लेकिन अगर खुद पे भरोसा है तो ईश्वर वो लिखेगा जो तुम चाहोगे। जय हिंद, जय भारत।